सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, दिस साइड और विजय है। बहुत बहुत स्वागत है अगेन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो ई पाठशाला के चैनल में। पार्ट थर्ड है, चैप्टर 15 है, लास्ट पार्ट है। फाइनली वी हैव फिनिश द 12th क्लास हिस्ट्री। लास्ट है भाई, देख लो बिल्कुल मस्त क्लास चल रही है। लास्ट पार्ट है, फाइनली हिस्ट्री खत्म करेंगे, सोशलॉजी और आर्ट एंड कल्चर फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप इन सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। वीडियो का पहला और दूसरा पार्ट अगर नहीं देखा है तो जाके पहले उसे वॉच करिए, जब जाके आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो इसमें थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ डिबेट वाला पार्ट है ये हिस्ट्री का। ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट कि भारत का संविधान किस तरीके से बना था। क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस में हमने उसे काफी अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया था, बट इन दिस पार्ट अब हम थोड़ी सी और डीपली नॉलेज जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन बात ये थी कि शुरुआती समय में जितने भी हमारे पास सिटीजन्स थे, लोगों के मन में क्वेश्चंस क्या आते, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन टू बी डिफाइंड। मेन बात यह था कि हमें इंडिविजुअल हर एक नागरिक के अधिकार के बारे में डिफाइन करना था सरकार को कि किसका क्या अधिकार हो सकता है। दूसरा, व्हाट वर द ऑप्रेस्ड ग्रुप, जो बेचारे जो दबे कुचले ग्रुप के लोग होते हैं, हम चाह रहे थे कि वो लोग भी कुछ ना कुछ करे, या उनके लिए भी सरकार, जो वंचित ग्रुप है उनके लिए भी सरकार क्या करेगी, स्पेशल राइट्स देगी या नहीं देगी, ऐसे लोगों के मन में क्वेश्चंस आ रहे थे। दूसरा, माइनॉरिटीज ग्रुप के बारे में क्या होगा वो भी समझना जरूरी था, बिकॉज हिंदू और मुस्लिम्स इनके बीच में झगड़ा चल रहा था। ऑफकोर्स ड्यूरिंग पार्टीशन चल ही रहा था, बट हमें ये भी तो जानना है कि हिंदू और मुस्लिम के अलावा सिख है, जैन है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, मंक्स है, बहुत सारे लोग हैं। इनके बारे में सरकार, माइनॉरिटीज के लिए लोग क्या करेंगे, तो उनके बारे में हमें सोचना जरूरत है। तो मेन बात ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय अधिकारों को डिफाइन करा गया था, और हमारे चाचा नेहरू जी ने बोला था कि जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो फेल्ट दैट द सम एंड अर्ज द मेंबर टू वर्क द विल ऑफ द पीपल। क्योंकि हमें जनता के लिए चुना गया है, तो इसलिए हमें जनता के हक के बारे में सोचने की जरूरत है। हमें जो जनता की इच्छा है, जनता की जो विल है, उसके लिए काम करने की जरूरत है हमें। सो दैट इज वाई हमें ये जानने की जरूरत है कि किस तरीके से हम उसके ऊपर काम करें। नेहरू जी बस ये कहना चाहते थे कि हमें जनता की इच्छाओं पे काम करना चाहिए, चाहे वंचित वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे जिनकी संख्या कम हो, उनकी माइनॉरिटी, उनके लिए हक की बात करनी चाहिए। तो नेहरू जी यही कहने की कोशिश कर रहे थे। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रहा था, तो ऑफकोर्स बहुत सारी डिबेट चल रही थी। सबसे ज्यादा डिबेट चली थी फॉर द सेपरेट इलेक्शन इलेक्टोरल, क्योंकि अगर आपको पता हो, हमने वीडियो के पहले पार्ट में पढ़ा था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा 1909 के अंदर और 1919 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरल की बात हुई थी, जिसमें लखनऊ जब समझौता हुआ था, लखनऊ एग्रीमेंट जब हुआ था, तो दिसंबर 1916 के अंदर मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने इस बात को मान लिया था कि यहाँ पृथक निर्वाचन आयोग होना जरूरी है। पृथक निर्वाचन आयोग का मतलब होता है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम बोल लीजिए, पॉलिटिक्स बोल लीजिए। सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ऐसा था कि हिंदुओं को सिर्फ हिंदू वोट करेंगे और मुसलमानों को मुसलमान वोट करेंगे। इस तरीके से इस चीज़ की डिमांड अंग्रेजों ने मान ली थी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, यानी कि मैं कह सकता हूँ 29 अगस्त 1947 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम पीरियड के अंदर जनता ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो बेचारे माइनॉरिटीज ग्रुप के लोग हैं वो किसको वोट करेंगे, क्योंकि वो तो हिंदू भी है, वो मुस्लिम भी है। माइनॉरिटीज ग्रुप के लोगों के साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं, खाना पसंद नहीं करते हैं। समाज में कुछ ऐसे वंचित ट्राइबल्स वर्ग है जिनके साथ लोग बात करना पसंद नहीं करते, तो वो किसको वोट करेंगे। तो ये सबसे बड़ा हीट डिबेट रहा कि समाज में अगर जो माइनॉरिटीज ग्रुप है उनके लिए सरकार किस तरीके से काम करेगी, उनके अधिकारों की मांग के ऊपर बातचीत चल रही थी। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम 1949 के मोस्ट ऑफ द मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो एग्री ये थे कि सेपरेट इलेक्टोरल जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से माइनॉरिटीज ग्रुप के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि अगर हम सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रखेंगे तो अंग्रेजों ने हमारे बीच में तो शासन डाल दिया, फूट डाल दी, और फूट डाल के हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में तो ये है ना कि हम अपने माइनॉरिटीज लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को क्या करेंगे, उनके बारे में सोचना जरूरी है। इसलिए 1949 में लोगों ने कहा था, 1949 में लोगों ने ये कहा था कि हाँ, इस टाइम पीरियड के अंदर कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा कि जो बेचारे माइनॉरिटीज ग्रुप के उनके लिए क्या काम करना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आर.बी. धुलवेकर बोलते हैं
धुलेकर है, विनय धुलेकर बोलते हैं भाई, बहुत जगह नाम आएगा इनका, इनके लिए आपको जानना जरूरी क्या है। इन्होंने सिंपल सा ये बोल दिया कि उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक को लंबे समय तक हमने क्या कहते हैं काफी हाशिए पे छोड़ दिया है, उन्हें मुहाने पर छोड़ दिया है, वो मिसगाइड हो चुके हैं। अब उनका ये भी कहना था कि अंग्रेजों ने जो सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बनाई थी हमारे लिए, वो जानबूझ के हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ भटकाने के लिए बनाई थी, अदरवाइज वो नहीं बनाते। लेकिन अब वही है कि उन लोगों ने बना दिया है, उन लोगों ने बना दिया हमारे लिए, और आज तक हम उसका क्या कहते हैं मिसयूज हो रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। तो इसलिए अभी हमें इसे फॉलो नहीं करना चाहिए। इवन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका ये कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रहेगा तो देश में रक्तपात हुआ, विभाजन हुआ, देश दुखद से विभाजन हुआ, ये सारे सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ही कारण था। इसलिए हमें इसे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। गोविंद वल्लभ पंत, इनका भी यही कहना था कि ये जो है सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वो बिल्कुल गलत है, माइनॉरिटीज के बिल्कुल खिलाफ है। इसीलिए वो पूरी तरीके से जो बहादुर थे, उनके बहादुर इन द सेंस जो व्यक्ति थे जिन्होंने आर्ग्यू करा था कि सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, ये उनके साथ थे। इनका कहना था कि हाँ मैं भी इस चीज के फेवर में हूँ। इसलिए अगर आपको पता हो तो आज आप लोग वोट डालते हो तो सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग आप वोट नहीं डालते। क्यों नहीं डालते हो भाई? आप किसी को भी चुन सकते हो वोट में, ऐसा नहीं कि आप अपनी जाति के लोगों को ही वोट डालोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना, ये नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स इसीलिए हमने कहा कि हमें कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज ग्रुप के लोग हैं उनके अधिकार के बारे में सोचने की जरूरत है। इसके लिए एसजी रंगा जी ने ये कहा कि हमें कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज ग्रुप के लोग हैं उनको इकोनॉमिक टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हुए, यानी कि आर्थिक दृष्टि से देखते हुए हमें ये करना चाहिए कि अल्पसंख्यक लोगों के लिए हमें कहीं ना कहीं सेपरेट चीजें रखनी जरूरी है। क्योंकि समाज में यही वो वर्ग है जिनके साथ लोग बात करना पसंद नहीं करते, जिनके साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं। मिस्टर जयपाल सिंह ने इवन ये भी कहा कि जो लेजिस्लेचर होती है, जो विधानसभाएं होती है, उनमें ट्राइबल्स पीपल के लिए सेपरेट राइट्स होने जरूरी है, स्पेशल राइट्स या उनके प्रोटेक्शन की बात होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब इलेक्शन जब हो रहा है तो जो ट्राइबल्स ग्रुप है उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। मिस्टर जयपाल सिंह का कहना ये था। तो इस हिसाब से फाइनली काफी लंबा डिबेट चला। डिबेट चलने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी यही कहा कि जो शेड्यूल्ड क्लास कास्ट है उसके लिए भी हमें कोई ना कोई सेपरेट अधिकार की बात करनी चाहिए। माइनॉरिटीज ग्रुप के लोग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो ऑफकोर्स आपको पता है कि बुरी तरीके से वो इनके साथ थे, लेकिन महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि अगर आप ऐसे ही माइनॉरिटीज ग्रुप के लोगों को अलग से वोट का कर दोगे, अलग से कुछ वो कर दोगे, तो कहीं ना कहीं फिर ये तबका बिल्कुल अलग ही हो जाएगा। इसीलिए शेड्यूल्ड क्लास के लोगों के लिए फिर फाइनली काफी लंबी डिबेट चली और ये कहा गया कि ऐसे लोग जो भारत में जिनकी संख्या कम है तो उनके लिए सीटों की आरक्षण का बात होगा। भारत में जो दबे कुचले वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की मांग करी गई। तो फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर देंगे। आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 17 हमने अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया। हमने हिंदू टेम्पल्स के अंदर जो लोग ऐसे लोगों को परमिशन नहीं देते थे, निचली जातियों को परमिशन नहीं देते थे, हमने का टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया। स्पेशली भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया, जिसमें कहा गया कि इन लोगों को भी अधिकार होगा मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, गिरजाघरों के अंदर या चर्च के अंदर कहीं पे भी लोग जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इवन हमने कहा कि सभी ऑल कास्ट जो जिनकी जनसंख्या कम है उनको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और साथ में रिजर्व्ड जो होता है वो भी हम करेंगे। तो ये सारी चीजें फिर फाइनली करी गई और ये आज भी चल रही हैं। अब बात करते हैं राज्यों की शक्ति के बारे में। अब हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी वो बहुत कंफ्यूजन में थी कि स्टेट की और सेंट्रल की क्या क्या पावर होनी चाहिए, स्टेट और सेंट्रल की पावर क्या होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल जो है वो मजबूत है, वो आपको पता है 11th क्लास में हमने पढ़ा था। स्टेट और सेंट्रल का डिस्प्यूट हमेशा रहता है। तो स्टेट और सेंट्रल के डिस्प्यूट के लिए, क्योंकि भारत इतना बड़ा है, डाइवर्सिटी वाला देश है हमारा भारत, तो इसके लिए सोचना बहुत मुश्किल था कि क्या किया जाए। इसके लिए हमने क्या करा, हमने डिवीजन ऑफ पावर बना दिया। हमने द पावर ऑफ द डिवीजन, सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच में अनुसूची जो है 7th शेड्यूल के अंदर इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से बताया हुआ है। हमने 3 सूचियां बनाई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट। चौथी एक और लिस्ट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हमने 3 लिस्ट मेन बनाई। मेन ये बनाई कि इसमें जो होगा सब्जेक्ट 97 काम सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल के अंडर में होंगे, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, सर्जिकल स्ट्राइक करना, नोटबंदी कर देना, ये सारा यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। इसको हम संघीय सूची बोलते हैं। स्टेट लिस्ट में 66 काम आ रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, लैंड सर्विस, ये सिर्फ स्टेट का ही काम होगा, सिर्फ स्टेट कर सकती है।
उसके बाद आता है कॉन्क्रेंट लिस्ट। कॉन्क्रेंट लिस्ट में 47 काम होंगे जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे, स्टेट और सेंट्रल, जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची में बहुत सारे काम आते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज एंड डिवोर्स। ये सारे काम सेंट्रल और स्टेट को दोनों को मिलकर करने पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम है। इन फ्यूचर जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो जब आप एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑफिसर बनेंगे, तो आपको इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। एक चौथी एक और लिस्ट है जिसे हम मतलब अपशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, ठीक है ना। अपशिष्ट शक्तियां बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इनकेस मान लो कोई साइबर क्राइम हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, कोई बहुत बड़ा अटैक हो गया, कुछ ऐसा काम जो तीनों ही चीजों में मेंशन नहीं है, तीनों ही कॉन्क्रीट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इन तीनों में मेंशन नहीं है, तो वो जो काम होगा वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ किसके अंडर में आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अंडर में आएगा, सॉरी सेंट्रल के अंडर में आएगा, यानी कि मोदी सरकार जो चल रही है उसके अंडर में आएगा। अब हमने फेडरलिज्म स्ट्रक्चर इसलिए अपनाया क्योंकि भारत एक तो साइज में बहुत बड़ा है, दूसरा यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल है। दैट इज हमने कहा कि हाँ ठीक है यार, ये जो शक्तियां हैं इसका बंटना जरूरी है। इन फ्यूचर कहीं किसी की लड़ाई होने लग जाए, कोई किसी की डिबेट होने लग जाए, कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में आ जाए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाषा को लेके। कई महीनों तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भाषा को लेकर डिबेट होती रही। फाइनली महात्मा गांधी जी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हमारी जो भाषा होगी ना वो हिंदुस्तानी भाषा होगी। हिंदुस्तानी भाषा का मतलब ये होता है ऐसी भाषा जो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करे, उर्दू को मिक्स करे, क्योंकि वो उनका कहना ये था कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इजीली लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो हमने कहा। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना था कि अगर आप हिंदुस्तानी भाषा अगर रखते हैं तो इवन यहाँ पे बहुत से लोगों को तकलीफ होगी। यहाँ पे आर.वी. धुलवेकर ने बोला कि भाई हिंदी जो है वो हमारी एक भाषा होनी चाहिए, पूरे भारत में यही भाषा चलनी चाहिए। लेकिन साउथ के लोग इससे खफा थे। अल्लू अर्जुन वो कह रहे थे कि भाई कह रहे ये रहते कि हमें तो हिंदी आती नहीं है ना, तो आप हमारे ऊपर जबरदस्ती क्यों थोप रहे। तो साउथ को लोगों को हिंदी को लेकर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। उन्हें इंग्लिश अच्छी आती है, हिंदी बहुत कम आती है। तो साउथ के लोगों को ये मतलब था कि अगर आप हिंदुस्तानी भाषा को अगर आप रखेंगे तो फिर साउथ को लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी हमें भाषा वो नहीं आती है। तो इस हिसाब से आर.वी. धुलवेकर बोलते हैं कि भाई हिंदी जो है वो उन्होंने कहा कि नेशनल लैंग्वेज बननी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बननी चाहिए। तो इस हिसाब से आज की डेट में भारत के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल होती है और नेशनल लैंग्वेज के रूप में भी इस्तेमाल होती है। काफी लंबे समय तक सारे फॉर्म, सारी वैकेंसियां जो थी वो नेशनल लेवल पे देखी जाए तो इंग्लिश में होती थी, लेकिन हमने हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज रखी है, राज्य भाषा रखी है, ना ही कि राष्ट्रीय भाषा रखी है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके लोगों ने कहा कि शुरुआती समय में मिक्सर चलने दो, गुजरात में बोलने वाला गुजराती बोलेगा, महाराष्ट्र में बोलने वाला मराठी बोलेगा, तेलंगाना में बोलने वाला तेलुगु बोलेगा, तो हर किसी की राज्य भाषा अलग अलग हो सकती है। एट प्रेजेंट टाइम दोनों ही भाषा का नेशनल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि गर्मा गर्म बहस चली थी, तो लोगों ने यही कहा, हमारे बहुत बड़े साउथ के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें कोई भी चीज जो है ना आपसी तालमेल से बना के रखना चाहिए, ना कि किसी को फोर्सफुली आप जबरदस्ती बोले कि नहीं आप इसी चीज को अपनाएं, वो गलत है। तो इसीलिए इसमें बोला गया देयर शुड बी म्यूचुअल एडजस्टमेंट। साउथ के लोगों को अगर हिंदी नहीं आती तो आप जबरदस्ती आप उन पे हिंदी थोप नहीं सकते हैं। साउथ के अंदर हिंदी को लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट चलते हैं, चल भी रहे थे। ईवी रामास्वामी नेकप पेरियार के द्वारा हिंदी को लेके बहुत प्रोटेस्ट चला था। उन्होंने सारी चीजें क्या कहते हैं कन्नड़ में, तेलुगु में, इसमें जानबूझ के लिखवाई। और आज के डेट में भी वहाँ पे हिंदी को इस्तेमाल नहीं होती, हिंदी लोग बोलते ही नहीं है। वो लोग फिल्में देख लो आप कोई सी भी हो तो डबिंग होके बनती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि साउथ में ऐसा एडजस्टमेंट हुआ है। कुछ लोग आज की जनरेशन में हिंदी बोल रहे हैं और मोस्टली लोग हिंदी ही बोल रहे हैं, लेकिन सबकी एक राज्य भाषा है, सबकी बोलियों में थोड़ा बहुत फर्क हमें देखने को मिलता है। बट इसीलिए ग्लोबली लैंग्वेज इंग्लिश है जो वर्ल्ड वाइडली सभी पूरे कॉन्टिनेंट में यूज होती है, इसीलिए इंग्लिश को भी प्रेफर साउथ के लोग करते हैं। सो ये हमने पढ़ लिया पूरा, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर था। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। विश यू हैप्पी रिपब्लिक डे। बाद में बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं अब जल्द ही सोशियोलॉजी और फाइन आर्ट के सब्जेक्ट्स में। हमने काफ़ी सारी चीज़ें खत्म कर दी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदी और इंग्लिश को लेकर तकलीफ मत लीजिएगा, दोनों ही बड़ी प्यारी भाषा है। और अच्छी बात है कि भारत एक डाइवर्सिटी कंट्री है जिसमें हम हर किसी चीज़ों का जायका ले पाते हैं, जो सिर्फ हमारे भारत देश में मिलती है, कहीं और नहीं मिलती है। तो उसका आनंद ले, मजे से और एंजॉय करें। सो दिस इज इट। मिलते हैं अगले पार्ट में जल्दी।